बैठते थे और हम लोग 2 मिनट कम से कम बैठ के वो अनुभव शांति का अनुभव शांति का वो ले लेंगे। जहाँ पे साधना लगती है, विपश्यना लगती है। विपश्यना यानी विशेष दृष्टि से जीवन को देखना, ध्यान लगाना। तो हम लोग पहला वंदन करते हैं और बाद में 2 मिनट के लिए ध्यानस्थ बैठेंगे। वंदन करिए चलो साथ में, और जोर से आवाज निकलनी चाहिए हर एक की। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बैठिए। मैंने पहला ही बताया कि जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध साधना करते थे, विपश्यना करते थे, ध्यान लगाते थे, और वो जगह है मूलगंधकुट। यहाँ से फूलों की सुगंध आती थी। भगवान बुद्ध को मिलने के लिए लोग आते थे, उपासक श्रद्धालु उपासिका आती थी, उनको उनके सामने वो फूल रखते थे। और इसके लिए भी इधर का नाम रखा है मूलगंधकुट। जिधर जिधर तथागत बुद्ध रहते थे वहाँ पे ये मूलगंधकुटी है। भगवान बुद्ध का बैठने का स्थली है, ठिकान स्थान, उसको मूलगंधकुटी कहा करते हैं। और ऐसा हमने ये अलग अलग आजू बाजू में जो भी स्तूप दिखते हैं, ये स्तूप यहाँ पे रहने वाले जो भिक्षु थे, जो अरहंत हो गए और उनका निर्वाण हो गया, देहांत हो गया, तो उनका अस्थि के ऊपर ये अस्थि स्तूप है उस समय। बाद में 10वीं 11वीं सदी में ये पूरा तहस नहस हो गया, पूरा ढक गया था। 18वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इसका उत्खनन किया सभी जगह का, चाहे सारनाथ हो, बुद्धगया हो, कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, नालंदा हो, इस सभी जगह का उन्होंने उत्खनन किया। वो इंजीनियर था। बाद में यहाँ पे पूरे भारत में वो रहा, उन्होंने खुदाई का काम किया और तभी से उत्खनन जो विभाग है अपना यहाँ पे भारत सरकार का पुरातत्व विभाग, वो निर्माण हो गया। उन्होंने पहला यहाँ पे संशोधन किया
और पूरा हम वंदन करते हैं उनको भी। कारण सर करिंगम न होते तो शायद हम लोगों को पता चलता, लेकिन बहुत बाद पता चलता था, बहुत बाद। और हम वंदन करते वो हुएन संग, जो चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। इस समय में खाली 2 मिनट में मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। 6वीं सदी में जब भी हुएन संग भारत आने के लिए निकले, वो खाली चीनी यात्री नहीं थे, तो बौद्ध भिक्षु थे। और बौद्ध भिक्षु होने के नाते उनको यहाँ पे देखना था, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की संस्कृति पूरी जानकारी लेनी थी। तो चीन से जब भी निकले हुएन संग 6वीं सदी में, तो चीन में उस समय इमरजेंसी आनी बानी थी। चीन से बाहर कोई नहीं जा सकता था और चीन के अंदर कोई नहीं आ सकता। चीन के उस समय के बादशाह उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की और सीमा पूरी सील थी। टावर हुआ करते थे, टावर के ऊपर सिपाही खड़े रहते थे और बादशाह की ऑर्डर थी कि अगर कोई भी सीमा के वहाँ पे खाली दिखेगा तो उसका सर कलम कर दो, सर काट दो, कोई पूछताछ कुछ नहीं है। ऐसे समय पे हुएन संग भारत आने के लिए निकले। यहाँ आने का क्या उसको मकसद क्या था? यहाँ की रहन सहन, बौद्ध संस्कृति, इसको देखना, बौद्ध धम्मों को सीखना। कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन उधर तो सील लगी है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सीमा थी कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की सीमा थी, जो सीमा थी वो सीमा के ऊपर चल के नहीं जा सकते थे। तो इसके लिए हुएन संग पेट के बल पर ऐसे सरकते हुए, ऐसे ऐसे रेंगते हुए उन्होंने सीमा पार की है। देखो, हम उनको वंदन करते हैं। वो यहाँ पे आए, 16 बरस तक भारत में रहे, 16 बरस नालंदा में पढ़े और नालंदा विश्वविद्यापीठ के कुलगुरु बने, आचार्य बने थे। यहाँ पे पढ़ने के बाद आचार्य बने, 5 बरस तक आचार्य रहे। कुल 16 बरस तक पूरा भारत उन्होंने भ्रमण किया और लिख के रखा है कि सारनाथ किधर है, वाराणसी से कितना किलोमीटर है। इसके हुएन संग की वजह से इतिहास में पता चला कि सारनाथ किधर है, नालंदा किधर है। पाटना से इतना इतना किलोमीटर लिखा है, ऐसी ऐसी नगरी है, ये नदी के तट पर है। कुशीनगर किधर है, तो ये नदी के तट पर है। ये डायग्राम से, मैप से मालूम पड़ता है कि हाँ, ये स्थल इतिहास में इधर था। 6वीं सदी में हुएन संग में लिखा है, हुएन संग ने लिखा है। और यहाँ पे 16 बरस रहे, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, नालंदा विश्वविद्यापीठ के कुलगुरु रहे। और यहाँ से पूरा लवाजमा लेके वो चीन में गए। चीन में जाने के बाद बादशाह ने उसका स्वागत किया और उनके सहयोग के लिए बहुत सारे लोगों को दिया, उनकी सारी सुविधाएं दी। और यहाँ का जो किताबें थी पाली भाषा की, वो पाली भाषा की किताबें ट्रांसलेशन चाइना में करने के लिए, चीन भाषा में करने के लिए उनको पूरी तरह की सामग्री दी। और जीवन के अंत तक उन्होंने चाइनीज़ में, चीन की भाषा में वो किताबें लिखी। जो लोग भिक्षु ब्रह्म देश में गए, ब्रह्म की भाषा में लिखी। उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ। और इंग्लिश में होने के बाद बाबा साहब ने जो किताबें पढ़ी है वो पूरी इंग्लिश में पढ़ी है। और ये सारी किताबें, मतलब यहाँ से ओरिजिनल बौद्ध धम्म चीन में गया, ट्रांसलेशन चाइना में हुआ, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ, और इंग्लिश में होने के बाद वापस भारत में आ गए। ऐसा ये सर्कल है। तो ऐसे लोग हैं जो भिक्षु थे,
जो संशोधक थे, जो जिन्होंने ये बौद्ध धम्म का उत्थान करने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया है। हुएन सेन जैसा एक बौद्ध भिक्षु मरने की डर नहीं तमाना ये करते हुए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर सही मायने में बौद्ध धम्म के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कुर्बानी कर दी। और यहाँ पे आके बहुत सारा इतिहास है उसका भी कि उसको कितने कितने संकट झेलने पड़े यहाँ पे आने के लिए, फिर भी वो यहाँ डट कर यहाँ पे आ गए। हम लोग थोड़ी सी ठंडी है तो भी डरते, कई लोग कैंसिल हो गए ठंडी, थोड़ा माहौल इधर का वो हो गया तो भी डरते क्या, तो इधर वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। डेंगू जी का भी फोन आया था, वो गुरुजी ऐसा ऐसा है आंदोलन चल रहा है। मैंने कहा वो आंदोलन सिटी में चल रहा है, हमको सिटी में जाना नहीं है, वाराणसी में आंदोलन चल रहा है समझो, हम वाराणसी जा ही नहीं रहे, हम सारनाथ में रुकने